Welcome to the channel. This is lecture 5 on the Limitation Act 1963. In this lecture, we are going to discuss sections 16 and 17 of the said act. The sections we discussed in the preceding videos were related to exclusion of the time from the limitation period कि कब किस situation में time को exclude कर देना है limitation period में से. But these sections 16 to 23 deals with the postponement of period of limitation कि कुछ situations में जो time period है limitation period का जो starting point है उसको postpone कर दिया जाता है. Now the section is section 16, effect of death on or before the accrual of the right to sue कि death का effect क्या पड़ता है जब किसी person को right मिलता है सूट फाइल करने का. तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 16 बात करता है कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है राइट मिलने से पहले या जिस दिन राइट मिलता है, किस चीज़ का राइट मिलता है? राइट मिलता है राइट टू सू और टू मेक एन एप्लीकेशन. या सूट फाइल करने का राइट मिलता है या एप्लीकेशन देने का राइट मिलता है. तो जब उस पर्सन की ये राइट मिलने से पहले या जिस दिन वो राइट मिलता है उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? What will the effect be? डेथ का क्या इफेक्ट होगा लिमिटेशन पीरियड पर? तो जब किसी प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है उसको राइट मिलने से पहले या उसी दिन डेथ होती है जिस दिन उसको राइट मिलता है सूट फाइल करने का या एप्लीकेशन देने का, तो जो लिमिटेशन पीरियड है उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा. और उसको पोस्टपोन कब तक कर दिया जाएगा? जब तक कि उस डिसीज्ड प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल नहीं हो जाता है सूट फाइल करने के लिए या एप्लीकेशन देने के लिए. तो अब कैपेबिलिटी से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन प्लेंटिफ को राइट मिला सूट फाइल करने का उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है. अब क्या है, सूट फाइल कैसे होगा? तो अब ये राइट जाता है, ये राइट तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है. बट जिस टाइम पर प्लेंटिफ की डेथ हुई उस टाइम पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव माइनर था. माइनर मीन्स कि वो कैपेबल नहीं है सूट फाइल करने के लिए. तो लिमिटेशन पीरियड को तब स्टार्ट नहीं किया जाएगा प्लेंटिफ की डेथ पर. उस लिमिटेशन पीरियड को पोस्टपोन कर दिया जाएगा तब तक जब तक कि उस डिसीज्ड प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल नहीं हो जाता सूट फाइल करने के लिए. मीन्स जब उसकी माइनॉरिटी ख़त्म हो जाएगी तब से लिमिटेशन पीरियड को स्टार्ट कर दिया जाएगा. अब यही सेम प्रोसीजर है डिफेंडेंट के केस में कि जब किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट राइट मिलना होता है सूट फाइल होने का या एप्लीकेशन देने का, तभी अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है या उस राइट मिलने के पहले उस डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो जो प्लेंटिफ है वो तब तक सूट फाइल नहीं कर सकता, तब तक एप्लीकेशन नहीं दे सकता उस डिसीज डिफेंडेंट के अगेंस्ट जब तक कि उस डिफेंडेंट का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल नहीं हो जाता है. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 16 की एप्लीकेबिलिटी के लिए. तो क्या है कि जो राइट मिलना चाहिए सूट फाइल करने का प्लेंटिफ को वो तब मिले जब या तो उसकी डेथ हो जाए जिस दिन या उसकी डेथ होने के बाद. और इन द केस ऑफ डिफेंडेंट, तो जब डिफेंडेंट की डेथ हो या उसकी डेथ के बाद राइट मिले उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करने का. फॉर एग्जाम्पल, प्लेंटिफ है जो कि लिविंग है उसको राइट मिल जाता है सूट फाइल करने का या एप्लीकेशन देने का. अब राइट मिलने के 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है. तो अब इस सिचुएशन में सेक्शन 16 एप्लीकेबल नहीं होगा. वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक्शन 16 की जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, वो ये है कि राइट तभी मिलना चाहिए, राइट तभी एक्रू होना चाहिए जब उस पर्सन की, उस प्लेंटिफ की या उस डिफेंडेंट की डेथ हो चुकी हो. डेथ होने के बाद, अगर डेथ होने के 1 दिन पहले भी मिलता है तब भी सेक्शन 16 एप्लीकेबल नहीं होगा. सो नाउ इज सेक्शन 17, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक. फ्रॉड और मिस्टेक का क्या इफेक्ट होगा लिमिटेशन पीरियड पर? किसी सूट और एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन पीरियड तो प्रेस्क्राइब होता है, बट जिस केस में फ्रॉड होगा, जिस सिचुएशन में मिस्टेक है या जिस सिचुएशन में डॉक्यूमेंट्स को कंसील कर दिया गया है,
उस सिचुएशन में सूट को फाइल करने के लिए, एप्लीकेशन को देने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और वो लिमिटेशन पीरियड कब तक पोस्टपोन कर दिया जाएगा? जब तक उस प्लेंटिफ को मिस्टेक या फ्रॉड की डिस्कवरी नहीं होती, उसके बारे में पता नहीं लगता, या अगर डॉक्यूमेंट्स कंसील किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स छुपाए गए हैं, तो जब तक उसको वो डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं जाते। तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा जिस दिन प्लेंटिफ को फ्रॉड या मिस्टेक के बारे में पता लगेगा, या अगर डॉक्यूमेंट्स कंसील किए गए हैं तो जिस दिन उसको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उस दिन लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब भी प्लेंटिफ के साथ कोई फ्रॉड होगा या मिस्टेक होगी या उसके डॉक्यूमेंट्स को कंसील किया जाएगा, तो क्या हर बार लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा? तो आंसर इज़ येस कि एक्सटेंड किया जाएगा, बट उसके लिए एक कंडीशन है, एक बर्डन है, एक एक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ कि जब वो डिफेंडेंट के साथ डील कर रहा होगा तो उसको रीज़नेबली डील करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है तो उसे पहले रीड करना होगा। ये होता है रीज़नेबली एक्ट करना। बट अगर उसने खुद ही रीज़नेबली या प्रूडेंटली एक्ट नहीं किया है, उसने बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया, तो वो रीज़नेबली एक्ट करना नहीं होगा और उसे सेक्शन 17 का बेनिफिट नहीं मिले। बट डिस्पाइट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, अगर वो प्रॉपर केयर और कॉशन रखता है, उसके बावजूद उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, तब उसे सेक्शन 17 का बेनिफिट मिलेगा, तब सेक्शन 17 एप्लीकेबल होगा। सो नाउ इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 17 कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब सूट नहीं इंस्टीट्यूट किया जाएगा या एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी बाय द प्लेंटिफ टू रिकवर द प्रॉपर्टी और सेट असाइड एनी ट्रांजैक्शन। तो फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है और जब उसको फ्रॉड की डिस्कवरी होती है तब तक डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को बेच चुका होता है, और वो थर्ड पर्सन जो है वो है परचेजर इन गुड फेथ। उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी परचेज की है, उसको नहीं पता है कि फ्रॉड कमिट हुआ है और उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए प्रॉपर्टी परचेज की है। और जब ये दोनों कंडीशंस होती हैं कि जो थर्ड पर्सन है उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन पर प्रॉपर्टी परचेज की है और उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी परचेज की है, तो कोई भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कराने के लिए, जिसको कि सेल कर दिया गया है, उसको रिकवर कराने के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। मतलब कि सेक्शन 17 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो जो प्लेंटिफ है वो किन्हीं और सेक्शंस के अंडर या किसी और एक्ट के अंदर रेमेडी क्लेम कर सकता है। सो देयर इज अ सिचुएशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 जब जजमेंट डेटर किसी डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है लिमिटेशन पीरियड के अंदर, तो क्या रेमेडी अवेलेबल है टू द डिक्री होल्डर? डिक्री होल्डर क्या कर सकता है? डिक्री होल्डर एक एप्लीकेशन दे सकता है टू द कोर्ट लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कराने के लिए, ताकि उसमें डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सके। और वो एप्लीकेशन कब देनी होगी? 1 साल के अंदर देनी होगी। और वो 1 साल कब स्टार्ट होता है? जब उसे उस फ्रॉड का पता लगता है, उस फ्रॉड की डिस्कवरी होती है या फोर्स यूज़ होनी बंद हो जाती है। तो जिस दिन उसे फ्रॉड का पता लगेगा उसके 1 साल के अंदर he has to give application to the court to extend the period of limitation. So these were the sections 16 and 17 of the Limitation Act. Hope you all liked the video, and to stay tuned to other upcoming videos, subscribe to the channel.